नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं सीजीजीएस का पार्ट 12। पहले हम लोगों ने अलग अलग जगह से प्रश्न किए थे, अब हम टॉपिक वाइज चलते हैं। कल सामान्य परिचय किया था, आज आगे छत्तीसगढ़ की भूगोल से हम लोग प्रश्न करते जाएंगे। कुछ लोगों को प्रश्न इजी भी लगे, कुछ लोग को ठीक लगे, बट अभी हम लोग इजी लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे मॉडरेट और हाई लेवल में जाएंगे। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके सभी एग्जाम में बहुत काम आएगा। प्रयोगशाला परिचालक की बात हो, चाहे कृषि मंडी की बात हो, या फिर आगामी पीएससी प्री की बात हो, सभी में आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा है, ताकि आपका पूरा सिलेबस एक बार क्या हो जाए, कवर हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। छत्तीसगढ़ के तापमान की निम्न विशेषताएं हैं। छत्तीसगढ़ का तापमान कैसा है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, या शुष्क मानसून है, या शुष्क उपाद्र है, या उत्तरी शीत है। तो छत्तीसगढ़ का हम लोग का तापमान है वो कैसा टाइप का है? सबसे पहले तो हम लोग उष्णकटिबंधीय मानसून पाया जाता है कहाँ? हमारे छत्तीसगढ़ में। शुष्क मानसून है क्या? नहीं। शुष्क उपाद्र है क्या? तो हाँ बिल्कुल। पूरे तरीके से आर्द्र नहीं और पूरे तरीके से सूखा नहीं है हमारे छत्तीसगढ़, इसलिए शुष्क उपाद्र। उत्तरी शीत है क्या? तो नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3। ठीक है, ऑप्शन सी है 1 और 3। तो ये रहा हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? कम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन कौन सा है? मैकल रेंज, पाट क्षेत्र, बस्तर का पठार, या रायगढ़। सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो सबसे कम वर्षा होती है मैकल श्रेणी में। ठीक है, मैकल रेंज में एक रफ मैप बनाते हैं छत्तीसगढ़ का। मेरा मैप बहुत बेकार बन रहा होगा, बट एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अब देखिए इस ओर क्या है, ये हमारा मैकल श्रेणी है। इधर क्या है? इधर एमपी। अब जैसे वर्षा वाली मानसूनी जो हवाएं आती हैं, वो जैसे इस ओर से अगर आ रही हैं, ठीक है, इस ओर से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं वो धीरे धीरे इस पर्वत से ऊपर उड़ती जाती है और भारी होने के कारण अपने पूरे वर्षा के पानी को इस ओर ही छोड़ देती है। कहाँ? तो बारिश हो जाता है एमपी में। फिर जैसे ही ऊपर उड़ती है फिर इधर आने को करती है, ये फिर क्या हो जाता है, पानी उसका सूख जाया रहता है। इसीलिए ये वाला जो क्षेत्र है मैकल वाला, कवर्धा वाला क्षेत्र, ये क्या कहलाता है? छाया वृष्टि प्रदेश कहलाता है। यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा कहाँ उपस्थित होती है? तो मैकल श्रेणी में। कौन से? अगर जिला का नाम है तो कवर्धा, ठीक है, कबीरधाम। पाट प्रदेश में तो सर्वाधिक वर्षा होती है। बस्तर के पठार में भी क्या होती है? काफी मात्रा में वर्षा होती है। तीसरा है, छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा कहाँ से होती है? ठीक है, छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा कहाँ से होती है? छत्तीसगढ़ में वर्षा, ठीक है, एक बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली मानसूनी हवाओं से होती है और एक अरब सागर से। तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं से 90% वर्षा हो जाती है और 10% अरब सागर की ओर से आने वाली हवाओं से होती है। लेकिन कौन सी दिशा वाले मानसून से? दक्षिण पूर्वी मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, या फिर अरब सागर की शाखा से वर्षा होती है। तो छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा बोल रहे हैं ना, तो अधिकांश वर्षा होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। कैसे? एक रफ मैप के द्वारा देखते हैं। मान लेते हैं ये क्या है? भारत का प्रायद्वीपीय पठार का एक नक्शा है और हमारा छत्तीसगढ़ यहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, अब यहाँ से आने वाली जो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं है, इधर है पश्चिमी घाट। ठीक है, मानसूनी हवाएं ऐसे प्रवेश करती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं, और यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या करवाती है? अधिकांश वर्षा कराती है। लगभग 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा
हो जाती है हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? दक्षिण पश्चिमी मानसून। देखिए, छत्तीसगढ़ का 30वां जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ को किस जिले से पृथक करके बनाया गया है? क्योंकि अभी पिछले वर्ष ही हमारे छत्तीसगढ़ में नए जिले बने हुए, 5 नए जिले, तो नए जिलों से प्रश्न तो अभी देखने को ज़्यादा नहीं मिले हैं, लेकिन हो सकता है आगामी परीक्षाओं में वहाँ से प्रश्न उठे, तो हमको नए जिलों के बारे में पढ़कर जाना आवश्यक है। कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। तो जो नए जिले बने हैं उनका मातृ जिला कौन है, किस दिन उनका गठन हुआ है, ये कौन कौन से जिले को टच करती है, ठीक है, ये सब पूछे जा सकते हैं। कौन सा जिला भू आविष्टित है, कौन सा नहीं है। तो पहले जैसे भू आविष्टित जिले थे उनकी संख्या कम थी, अब बढ़ गई। जो अंतर्राज्यीय सीमा को छूते थे उन जिलों की संख्या भी बढ़ गई। तो हमको ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो जो 30वां जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ है, मैं इसमें जिला का नाम इसलिए लिखी हूँ उसका क्रम, ताकि वो आपको याद हो जाए। 28वां जिला कौन सा बना था? गौरेला पेंड्रा मरवाही। 29वां जिला कौन सा बना? मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी MMA। ठीक है, ये हो गया 29वां। 28वां में क्या बोली थी? GPM गौरेला पेंड्रा मरवाही। 30वां कौन सा हो गया? सारंगढ़ बिलाईगढ़। तो 31वां कौन सा है? ये तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ हो गया। 31वां है हमारा खैरागढ़ छुई खदान गंडई। तो 32वां जिला कौन सा है? तो 32वां जिला है MCB मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी और भरतपुर। और 33वां जिला है हमारा शक्ति। ठीक है, तो ये 33 जिले के क्रम है। हो सकता है क्रम भी आपको जोड़ी मिलाओ में आ जाए। तो ये जो सारंगढ़ बिलाईगढ़ है उनका मातृ जिला कौन सा है? रायगढ़ बलौदाबाजार बिलासपुर या रायगढ़ व बलौदाबाजार दोनों? तो इसका मातृ जिला है रायगढ़ और बलौदाबाजार दोनों, क्योंकि जो सारंगढ़ वाला क्षेत्र है वो पहले आता था रायगढ़ जिले में, और जो बिलाईगढ़ वाला क्षेत्र है वो पहले आता था बलौदाबाजार जिले में। मैं आपको मैप के थ्रू बताती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए। देखिए, ये रहा रायगढ़ जिला, और रायगढ़ जिले के ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इधर क्या था? सारंगढ़ था। ठीक है, ये नीचे वाला पोर्शन में क्या था? सारंगढ़। और ये बलौदाबाजार के इस वाले पोर्शन में क्या आता है? बिलाईगढ़। तो इन दोनों को जोड़कर एक नया जिला बनाया गया। कौन सा नया जिला? सारंगढ़ बिलाईगढ़। इसके जस्ट ऊपर में आप लोग को जांजगीर चांपा दिख रहा होगा, तो जांजगीर चांपा के इस पूर्वी हिस्से को काटकर बनाया गया शक्ति जिला, और शक्ति जिला भू आविष्टित जिले में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये अंतर किसी भी दूसरे राज्य को की सीमा को टच नहीं कर रहा है, इसीलिए ये भू आविष्टित जिला हो जाएगा। और ये राजनांदगांव के ऊपरी क्षेत्र को काटकर बनाया गया खैरागढ़ छुई खदान और गंडई जिला। नीचे वाले क्षेत्र को काटकर बनाया गया मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी। कोरिया को आधा काटकर बनाया गया, इसके पश्चिमी भाग को MCB मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नए जिले। लेकिन अब हम यहीं पर देख लेते हैं कि कितने भू आविष्टित हमारे छत्तीसगढ़ में जिले हैं और कितने अंतर्राज्यीय जिले हैं। तो भू आविष्टित को गिन लेते हैं, फिर अंतर्राज्यीय ऐसे ही निकल जाएगा। टोटल कितना है? 33 है। ये वाला पेन आपको नहीं दिख रहा होगा। टोटल कितना है? 33। ठीक है, तो भू आविष्टित गिन लेते हैं। एक है कोरबा, दूसरा कौन सा हो गया? जांजगीर चांपा और शक्ति, और ये बिलासपुर भी तो होगा। क्यों? क्योंकि इधर तो GPM है। बिलासपुर हो गया, 4 हो गया। बलौदाबाजार 5, बेमेतरा 6, दुर्ग 7, बालोद 8, रायपुर 9, दंतेवाड़ा 10, और एक ठो कौन सा छूट गया हमारा? एक कोई तो छूट गया है मेरे से, ये फिर गिनती में गलती हो गई है। हाँ, एक छूट गया है हमारा सरगुजा। तो भू आविष्टित कौन सा है? 11 है। और टोटल हमारे पास कितने जिले हैं? 33। तो अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिले कितने हो जाएंगे? 22। तो भू आविष्टित जिले 11 और अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिले 22। तो इस प्रकार से इनका क्रम हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है 32वां जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का गठन कब किया गया? मैंने बताया ना कि गठन से भी प्रश्न आ सकते हैं। तो 2 सितंबर 2022 को, 3 सितंबर 2022 को, 9 सितंबर 2022 को या 10 फरवरी 2020 को। तो ये जो 32वां जिला था MCB मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, उसका गठन हुआ था 9 सितंबर
2022 को, 15 अगस्त 2021 को घोषणा कर दी गई थी 4 जिलों की, लेकिन वो लोग अस्तित्व में कब आए, अलग अलग डेट में। ये 2 सितंबर 2022 को इस दिन अस्तित्व में आया हमारा 29वां जिला मानपुर मोहला अम्बागढ़ चौकी। उसके बाद 30 सितंबर 2022 को 2 जिले अस्तित्व में आए। तो वो 2 जिले कौन कौन से थे, एक तो था 31वां जिला सारंगगढ़ भिलाईगढ़ और 32वां जिला खैरागढ़ छुई खदान और गंडई। फिर 9 सितंबर को फिर 2 जिले अस्तित्व में आए, कौन कौन सा, तो एक तो एमसीबी क्वेश्चन वाला ही और एक तो शक्ति। तो ये 5 जिले का गठन वाला डेट आपको यहीं से पता चल जाएगा। 2 सितंबर को मानपुर मोहल्ला का, ठीक है, सारंगगढ़ भिलाईगढ़ और खैरागढ़ का, 3 सितंबर एमसीबी और शक्ति का, 9 सितंबर 2022। तो ये 10 फरवरी 2020 वाला कौन सा है, तो ये गठन दिवस है किसका, जीपीएम का, ठीक है, गौरेला पेंड्रा मरवाही बनाया गया था 10 फरवरी 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की अधिकतम चौड़ाई है, छत्तीसगढ़ की अधिकतम चौड़ाई कितनी है, 535 किलोमीटर, 635 किलोमीटर, 435 किलोमीटर या 500 किलोमीटर। तो चौड़ाई की बात कर रहे हैं, चौड़ाई मतलब इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो ये कितना है, इसकी चौड़ाई है 435 किलोमीटर। तो जब चौड़ाई देख रहे हैं तो हम लोग लंबाई भी देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो ये कितना है, तो ये है 700 किलोमीटर, ठीक है। लंबाई अगर देखेंगे तो 700 किलोमीटर और चौड़ाई देखेंगे तो कितना, 435 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार क्या है, अब देशांतरी विस्तार क्या है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार क्या है, 80 अंश 15 डिग्री, 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी पश्चिमी देशांतर तक, या फिर 80-15 पूर्वी देशांतर से 84-25 पूर्वी देशांतर तक, 80-15 पश्चिमी देशांतर से 84-25 पश्चिमी देशांतर तक, या फिर 80-15 पश्चिमी देशांतर से 84-25 पूर्वी देशांतर तक। तो जो हमारा छत्तीसगढ़ है या फिर भारत की बात करें, ये रहा क्या, पृथ्वी, ठीक है। अब इसको बांट दिए, ये पूर्वी देशांतर और ये पश्चिमी देशांतर। फिर इसको और बांट दिए, ये उत्तरी गोलार्ध, ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। और हमारा भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, मतलब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्थित है। अब भारत यहाँ है तो छत्तीसगढ़ भी इसी के अंदर में होगा, यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर छत्तीसगढ़ के देशांतरी विस्तार की बात करेंगे तो वहाँ उसके दोनों देशांतरी विस्तार में पूर्वी देशांतर ही आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये पूर्वी देशांतर में अवस्थित है, इसीलिए। चाहे अगर हम लोग इसके इस ओर की ही बात करें या इस ओर की बात करें, दोनों साइड क्या आएगा, पूर्वी देशांतर। तो सबसे पहले जिसमें जिसमें पश्चिमी होगा वो तो ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है, ऑप्शन से ही कट जाएगा। दोनों में क्या होना चाहिए, पूर्वी देशांतर। और कहाँ, कैसे कैसे, पहले मैं इसको क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको क्लीन दिखे, ठीक है। अब उसका देशांतरी विस्तार क्या है, तो पहले देखेंगे पूर्वी ओर। तो इसका पूर्वी बिंदु है हमारे छत्तीसगढ़ का ये जसपुर का, ये जसपुर नगर क्षेत्र का 80 डिग्री 15 मिनट से ये पश्चिमी पॉइंट बीजापुर का 84 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। ये क्या है, छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार है। ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारतीय मानक रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है, जो आईएसटी रेखा है वो किन जिलों से होकर गुजरती है, तो बलरामपुर, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, कोरबा, बिलासपुर, कोरिया या सूरजपुर, कोरबा, बिलासपुर। तो हमको पता होना चाहिए कि आईएसटी रेखा किन किन जिलों से गुजरती है। तो आईएसटी रेखा छत्तीसगढ़ के टोटल 7 जिलों से होकर गुजरती है। अब वो 7 जिला कौन कौन सा है ये मैप से देख लेते हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए। एक तो है सूरजपुर और कोरिया, मतलब कोरिया सूरजपुर ऐसे होते हुए आएगा,
ठीक है, कोरिया को भी टच कर रहा है और सूरजपुर के कुछ एरिया को भी ये टच करता है। फिर आएगा कोरबा में, कोरबा से आएगा वो जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद और गरियाबंद। हो गए 7 जिले, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो कौन कौन से जिले में आ रहा है? कोरिया, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद और गरियाबंद। तो जो नहीं आ रहे हैं वो ऑप्शन ऐसे ही कट हो जाएंगे। देखो वो बलरामपुर से जा रहा था क्या? नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी कट। रायगढ़ से भी नहीं जा रहा था तो ऑप्शन कट। बिलासपुर से जा रहा था क्या? कोरबा और कोरिया से तो जा रहा था, लेकिन बिलासपुर से जा रहा था क्या? नहीं, बिलासपुर से भी नहीं जा रहा था। यहाँ भी बिलासपुर है तो ये वाला ऑप्शन भी कट हो जाएगा। वो जांजगीर चांपा से जा रहा था, बिल्कुल, बलौदा बाजार से भी जा रहा था और महासमुंद से भी जा रहा था। एक बार और देख सकते हैं। देखिए वो कोरबा, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद और गरियाबंद से गुजर रहा था। एक और बात यही ध्यान देना कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा किन किन जिलों से होकर गुजरती है? तब ये 2 पार्टीशन हो गया है, एमसीबी बन गया है। तो कर्क रेखा पहले 3 जिलों से होकर गुजरती थी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। अब 4 जिलों का नाम यार, एमसीबी भी ऐड कर लेना इसमें। तो यहाँ से क्या गुजरेगी? कर्क रेखा, और ये दोनों एक दूसरे को कोरिया में प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो ये 8वां प्रश्न हो गया। 9वां प्रश्न है, और 9वां प्रश्न स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगी, अगर आपको प्रयोगशाला परिचालक या फिर कृषि मंडी बोर्ड का कोर्स परचेस करना है तो आप योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आप जाकर डायरेक्ट कोर्स परचेस कर सकते हैं, या फिर 8770123687 इस नंबर पर कॉल करके बाकी सभी कोर्स और टेस्ट सीरीज के बारे में आप लोग जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ये सीरीज अभी लगातार एग्जाम तक चलेगी। तो एग्जाम के आते आते आप लोग का बहुत तैयारी हो जाएगा। ठीक है, कई लोग को ज़्यादा थ्योरी पढ़ना पसंद नहीं रहता, वो एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस रहे तो एग्ज़ाम के टाइम में क्या हो, गलती कम हो, और क्वेश्चन कैसे एलिमिनेट करके बनाना है इन सब के बारे में आपको पहले से ही एक बार प्रैक्टिस हो जाए रहेगा, तो एग्ज़ाम हॉल में कम परेशानी होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित मिट्टियों में से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली कौन सी मिट्टी है? तो मटासी मिट्टी, कन्हार मिट्टी, भाटा मिट्टी या फिर डोरसा मिट्टी। तो सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली मिट्टी कौन सी है? तो सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली मिट्टी है डोरसा मिट्टी। ठीक है, और ये डोरसा मिट्टी है क्या? तो जो डोरसा मिट्टी है वो लाल पीली मिट्टी प्लस काली मिट्टी, जो हमारी कन्हार मिट्टी है, उसी का क्या है? मिश्रण है। ठीक है, लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी का मिश्रण कौन सा है? डोरसा मिट्टी। और डोरसा मिट्टी धान की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। और ये जो डोरसा मिट्टी होती है ना, वो क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। ठीक है, मतलब क्या होती है? वो बेसिक, ठीक है, ना कि एसिड, बेस हो जाता है। इसका पीएच मान 7.6 होता है। ठीक है, पीएच मान, जिसका भी पीएच मान 7 से ऊपर होगा वो क्या होगा? क्षारीय, जिसका 7 से नीचे वो अम्लीय। अब ये मिट्टियों के बारे में पढ़े, और सेकंड क्वेश्चन भी कौन सा है? मिट्टी का ही है। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? 3, 4, 5 या फिर 9? तो छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, मुख्यतः कितनी प्रकार की मिट्टी? 5 प्रकार की। तो 5 प्रकार की मिट्टी का नाम भी देख लेते हैं। सबसे पहला लाल पीली मिट्टी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी लगभग 50% क्षेत्र में पाई जाती है। कन्हार मिट्टी या फिर काली मिट्टी भी जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, लाल बलुई मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी। चौथा दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी। ठीक है, और 5वां कौन सा? जो पाट प्रदेशों में मिलता है, लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो ये 5 प्रकार की मिट्टी हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो मिट्टियों से भी प्रश्न अधिकतर आते हैं कई बार कि इनका प्रतिशत के मात्रा पे क्रम जमाइए, या इनके स्थानीय नाम के साथ इनका क्रम जमाइए। तो इस प्रकार से प्रश्न यहाँ मिट्टी से देखने को मिलता है। अब 11वां प्रश्न वर्षा से। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? जहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में वर्षा होती है वो क्षेत्र कौन सा है? केशकाल घाटी, छुरी उदयपुर पहाड़ी, अबूझमाड़ की पहाड़ी या फिर रामगढ़ की पहाड़ी? तो सबसे ज्यादा वर्षा होता है अबूझमाड़ की पहाड़ी में। ठीक है, यहाँ लगभग 187 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। ठीक है,
ये औसतन है, वर्षा का औसत है, ये एवरेज है। ठीक है, कितना 187 सेंटीमीटर। अबुझमाड़ की पहाड़ी में सबसे ज्यादा मात्रा में वर्षा होती है, इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। चेरापूंजी कहाँ है? मेघालय राज्य में, ठीक है ना, गारो खासी जनता उस पहाड़ी में चेरापूंजी है, जहाँ पर क्या होती है, सर्वाधिक मात्रा में वर्षा होती है। और हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में वर्षा कहाँ? अबुझमाड़ की पहाड़ी में, इसीलिए इसको क्या संज्ञा दी गई है? चेरापूंजी की संज्ञा दी गई है, छत्तीसगढ़ के चेरापूंजी की संज्ञा। बिजौरा पहाड़ स्थित है। बिजौरा पहाड़, ये क्वेश्चन पिछले साल या फिर 2021 में किसी पेपर में आया हुआ था, ये वहीं से लिया गया है। ठीक है, तो बिजौरा पहाड़ कहाँ स्थित है? मैका श्रेणी में, पेंड्रालोरमी पठार में, या छुरी उदयपुर पहाड़ियों में? तो ये स्थित है छुरी उदयपुर की पहाड़ियों में। अब छुरी उदयपुर की पहाड़ियों का विस्तार कहाँ कहाँ पास है? तो इसका विस्तार ऐसे तो है कोरबा और रायगढ़ में, ठीक है, लेकिन ये बिजौरा पहाड़ किसके अंतर्गत आएगा? तो ये रायगढ़ के अंतर्गत आएगा। क्लियर है आपको? छुरी उदयपुर की पहाड़ी एक बार मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ। ये जो, एक बार क्लीन कर लेते हैं इसको। ये जो कोरबा और रायगढ़ वाला जो क्षेत्र है, यही क्या है? छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ। जब आप लोग इसका प्राकृतिक विभाजन पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, तो उसमें आप लोग अलग अलग भाग में डिवाइड करेंगे, पूर्वी बघेलखंड, पहाड़ प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान। तो छत्तीसगढ़ का मैदान भी और अलग अलग हिस्सों में बटा है। तो ये जो वाला ए वाला एरिया है वो क्या है? छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित है। तो यही क्या स्थित है? यहाँ पे बिजौरा पहाड़ स्थित है। तो आप लोग को लोकेशन पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13वां प्रश्न। इस राज्य के किस पर्वत का प्राचीन काल में उसको सुक्तिमती कहा जाता था? ठीक है, नदियों के भी प्राचीन नाम हम लोगों ने पिछले वाले सीरीज में देख लिया था कि कुछ नदियों के प्राचीन नाम से उनका सुमेलित करना था, सूची में था। ठीक है, अब इसमें पर्वत का पूछा है कि पर्वत को प्राचीन काल में सुक्तिमती कहा, डायरेक्ट उसका क्या दे दिया है? प्राचीन नाम दे दिया है, हमको हम भी वर्तमान नाम बताना है। तो ऑप्शन में है सिहावा, मैकल, मैनपाट या फिर सांबरीपाट। तो जो सुक्तिमती है ये किसका पुराना नाम था? सिहावा पर्वत का। सिहावा पर्वत को ही प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? सुक्तिमती। और सिहावा पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो सिहावा या सुक्तिमती की पहाड़ी से उद्गम होता है छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी महानदी का। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी है महानदी। आप सभी मुझे महानदी की कुल लंबाई बताएंगे। ठीक है, कुल लंबाई बताएंगे और छत्तीसगढ़ में वो कितना किलोमीटर बहती है वो भी बताएंगे। पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने आंसर दिया है, मैं उन लोग का नाम बताना चाहूँगी क्योंकि आंसर देते हैं उन लोग को भी शाबाशी देना जरूरी है। तो वेणु कुंजाम जी ने आंसर दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन 12वें क्रम के हैं, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। वेणु कुंजाम जी, बहुत बढ़िया। और निरंजन तिग्गा, इन्होंने आंसर दिया है हसदेव बांगो डैम 87 मीटर है, तो ये भी अच्छा आंसर है, सही आंसर है। और सुजाता गुप्ता जी ने भी आंसर दिया है मुख्य सचिव अमिताभ जैन। आपने क्रम नहीं बताया बट आपने डैम की ऊंचाई बताई है 86 मीटर। 86 मीटर नहीं है, 87 मीटर है। ठीक है, तो ऐसे ही आंसर देते रहिए क्वेश्चन का, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग एक्टिव होके सीरीज देख रहे हैं, सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं। इससे आपको ही फायदा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। आपने थ्योरी पढ़ लिया है लेकिन आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है तो भी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। दोनों जरूरी है, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव, यही सक्सेस मंत्र है। ठीक है, तो इसका आंसर देना कि महानदी की कुल लंबाई कितनी है और छत्तीसगढ़ में कितने किलोमीटर बहती है। जो लोग काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे होंगे उनको ये वाला प्रश्न एकदम हलवा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन जो कुछ लोग नए होंगे वो आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीतालेखनी की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? सीतालेखनी की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर या फिर कोरिया? तो जो सीतालेखनी की पहाड़ी है वो है
सूरजपुर जिले में। ठीक है, सूरजपुर जिले के ओड़गी तहसील में एक जगह है जहाँ पत्थरों पे कुछ लिखा हुआ है और वहाँ के स्थानीय लोग क्या मानते हैं कि ये जो लेख है वो सीता माता के द्वारा ही लिखा गया है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, सीता लेखनी की पहाड़ी बोलते हैं। कहाँ है, तो सूरजपुर। देखो सीता माता का सा और सूरजपुर का सा, मत बोलना कि सरगुजा, सरगुजा में भी तो सा आता है ऐसे करके, सरगुजा वाला सा नहीं है, वो सूरजपुर वाला सा है। ठीक है, इस राज्य के प्राकृतिक 15वां प्रश्न है, इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, तो पूर्वी बघेलखंड का पठार, महानदी बेसिन, दंडकारण्य का पठार, दक्कन का पठार। तो प्राकृतिक विभागों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो छत्तीसगढ़ को कितने प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है, तो 4 प्राकृतिक विभागों में। ठीक है, तो कौन कौन से 4 प्राकृतिक विभाग, पूर्वी बघेलखंड का पठार है तो ये ठीक है, ये 4 में आता है, महानदी बेसिन और दंडकारण्य पठार। दक्कन का पठार है क्या इसके प्राकृतिक विभाजन में, नहीं, तो ये दक्कन का पठार नहीं आएगा और यही से आंसर होगा। तो चौथा भाग कौन सा है, तो चौथा जो है वो है पाट प्रदेश। ठीक है, चौथा कौन सा है, पाट प्रदेश। ये हम लोग एक बार मैप से देख लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखते हैं, देखो प्राकृतिक प्रदेश 4 भागों में, तो पूर्वी बघेलखंड का पठार, तो बघेलखंड का पठार कहाँ है, एमपी में, लेकिन बघेलखंड के पठार का पूर्वी हिस्सा छत्तीसगढ़ में आता है। तो ये बलरामपुर के कुछ हिस्से, सरगुजा के कुछ हिस्से और ये किस में आएगा, ये पूर्वी बघेलखंड के पठार में आएगा। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड के पठार। पाट प्रदेश में कौन कौन सा आता है, जसपुर तो पूरा आएगा, सरगुजा का मैन पाट एरिया, बलरामपुर का सामरी पाट, ये सब किस में आएगा, ये वाला एरिया ये आएगा पाट प्रदेश में। नीचे का बस्तर वाला, बस्तर संभाग को अगर छोड़ दे तो ये किस में आता है, ये दंडकारण्य के पठार में आता है। ठीक है, नीचे वाला एरिया किस में आएगा, दंडकारण्य के पठार में आएगा। बाकी बचा जो बीच का एरिया है वो किस में आता है, महानदी बेसिन, ये इसको महानदी का छत्तीसगढ़ का मैदान भी बोलते हैं। ठीक है, इसको महानदी बेसिन क्यों, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी नदी कौन सी, महानदी। और बेसिन क्यों, जैसे आप लोग घर में वॉश बेसिन देखते हो कि कैसे पूरा पानी एक जगह इकट्ठा, तो ये भी वैसी ही कटोरा नुमा टाइप है, इसीलिए इसको महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा प्राकृतिक विभागों में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, दक्कन का पठार सम्मिलित नहीं है। 16वां प्रश्न है, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृत प्रदेश के अंतर्गत आता है। अभी तो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के भू आकृत प्रदेशों को पढ़ा, तो कितना था छत्तीसगढ़ में, 4। तो छत्तीसगढ़ भी भारत के किसी हिस्से में आता होगा, जैसे कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले अलग अलग भू आकृत प्रदेश में आते हैं, जैसे जसपुर जिला पाट प्रदेश में आता है, रायपुर की बात करूँ तो वो महानदी बेसिन या फिर छत्तीसगढ़ के मैदान में आता है, बस्तर की बात करूँ तो वो दंडकारण्य पठार में आएगा, कोरिया की बात करूँ तो पूर्वी बघेलखंड की पठार में आएगा। वैसे ही अगर मैं भारत की अगर बात करूँ तो भारत को भी 4 प्राकृतिक भू आकृत प्रदेशों में बांटा गया है। तो वो 4 कौन कौन सा, एक उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। अब उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र मतलब यहाँ पे मैं लिख दे रही हूं, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। अब इसमें कौन कौन सा आएगा, जो भारत के ऊपर वाले राज्य हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हिमालय वाला जो श्रेणी है वो किस में आएगा, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में आएगा। दूसरा क्या आएगा, उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान। अब इसमें कौन कौन से जिले आएंगे, इसमें जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये जिस जो गंगा का मैदान है वही क्या कहलाएगा, उत्तर मैदान। तीसरा आता है प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार क्या, जो तीनों ओर से समुद्र से घिरे होते हैं। जो भारत का ये वाला एरिया है ना, इधर से क्या अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, तीनों ओर से समुद्र से घिरे है, और यही वाला एरिया, ये इतना वाला एरिया क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय पठार। लेकिन ये जो तट वाले हैं जो समुद्र से लगे हुए हैं वो चौथे
चौथा आ जाएगा क्या, तटीय मैदान। ठीक है, ये तटीय क्षेत्र। तो ये हो गया, 4 हिस्सों में बांटा गया है। तो छत्तीसगढ़ किस में आएगा भाई, तो छत्तीसगढ़ किस में आता है, तो छत्तीसगढ़ आता है प्रायद्वीपीय पठार में। ठीक है, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि में आता है। यहाँ तक क्लियर है आपको। ये छत्तीसगढ़ हमारे पर्वतीय क्षेत्र में भी नहीं आता, उत्तर के मैदान में भी नहीं आता, तटीय मैदान में भी नहीं आता, किस में आता है, प्रायद्वीपीय पठार में। यही क्या लिखा है, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि लिखा है। बीजापुर जिला निम्न में से किस जिले को स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, बीजापुर जिला किस जिले को स्पर्श नहीं करता है। हमको पता होना चाहिए कि कौन सा जिला किस जिले को टच करता है, किसको नहीं करता है, क्योंकि अभी नए जिले बन गए हैं तो सबका चेंज हो गया है। तो किसको किसको टच करता है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो देखिए, ये रहा क्या हमारा बीजापुर। अब बीजापुर के ऊपर में क्या है, ये नारायणपुर, ये बस्तरपुर है, यहाँ तक टच होता है। ठीक है, ये क्या है हमारा बस्तर, ये क्या है दंतेवाड़ा, और ये क्या है सुकमा। तो बीजापुर को कौन कौन टच कर रहा है, एक तो नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या अलग है। तो नारायणपुर टच कर रहा था, बिल्कुल। बस्तर कर रहा था, ये भी बिल्कुल सही है। कोंडागांव, कोंडागांव भी टच करता है बीजापुर को। और कांकेर टच कर रहा था क्या, तो कांकेर टच नहीं करता है। दूसरे वाले मैप में दिखा देती हूँ जिसमें आपको क्लियर दिख जाएगा। हाँ, देखिए इस वाले मैप में आपको क्लियर दिख जाएगा। देखो यहाँ से आपको क्लियर दिख जाएगा। ये रहा हमारा बीजापुर। बीजापुर को बस्तर भी यहाँ पर टच करता है और कोंडागांव भी यहाँ पे टच करता है, दंतेवाड़ा टच कर रहा है और सुकमा टच कर रहा है, लेकिन कांकेर टच कर रहा है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाता है नारायणपुर। कोंडागांव का कुछ हिस्सा, बहुत थोड़ा सा मात्रा, और बस्तर का भी कुछ हिस्सा बीजापुर को टच करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कांकेर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु भारतीय संविधान में कौन सा संविधान संशोधन लाया गया था। तो 84वां संविधान संशोधन हुआ था, या 85वां या 86वां, या कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ था। तो जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया था। ठीक है, कोई संशोधन नहीं किया गया था। तो निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि अगर किसी राज्य का निर्माण वगैरह करना है तो कोई तो संशोधन करना पड़ेगा संविधान में, तभी न जाके उसका निर्माण होगा किसी राज्य का। लेकिन नहीं, इसके लिए कोई भी संविधान संशोधन नहीं किया गया। अनुच्छेद 3, संविधान का जो अनुच्छेद 3 है वो नए राज्य के निर्माण के बारे में बात करता है। तो उसी के तहत मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था सन 2000, और इसी अधिनियम के तहत क्या हुआ, हमारे छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। ठीक है, किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन नहीं हुआ है छत्तीसगढ़ के निर्माण में। पृथक छत्तीसगढ़ हेतु गठित समिति एवं गठनकर्ता कौन सा सुमेलित नहीं है। ये भी कौन सा सुमेलित नहीं है उसके बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, जो हमारे छत्तीसगढ़ के पुरखा रहे हैं, पूर्वज रहे हैं, उन लोगों ने बहुत ही प्रयास किया, तब जाकर कहीं हमको पृथक छत्तीसगढ़ मिला है। ऐसे नहीं कि उनका मूड बना तो चलो एमपी को आधा काट के छत्तीसगढ़ बना देते हैं। बहुत प्रयास किया गया, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई, तब जाके हमको पृथक छत्तीसगढ़ मिला। अलग अलग प्रकार के समिति बनाए गए थे जिनके द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की जाती थी मध्य प्रदेश विधानसभा में या फिर केंद्रीय सभा में, तब कहीं जाकर हमको आज का छत्तीसगढ़ मिला है। और अभी हमारा छत्तीसगढ़ 23 साल का हो चुका है, तो ये पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है देखते हैं पहले। छत्तीसगढ़ महासभा, ये समिति बनाया गया था डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा 1956 में।
ठीक है, 1956 में बनाया गया था, तो ये तो सुमेलित है। छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच शंकर गुहा नियोगी के द्वारा ही बनाया गया था। कब? 1983 में। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच बनाया गया था ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा 1946 में, और ये सबसे पहला समिति था पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण की मांग के लिए। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी पवन कल्याण के द्वारा बनाया गया था क्या? नहीं, पवन कल्याण के द्वारा नहीं, पवन दीवान के द्वारा ये समिति बनाया गया था 1983 में ही। ठीक है, किसके द्वारा? पवन दीवान के द्वारा, ना कि पवन कल्याण के द्वारा। और ये आज का अंतिम प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन से पहले, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है वो आप कमेंट करके जवाब दीजिए। नेक्स्ट सेशन में मैं उसका नाम बताऊंगी, सबसे पहले आंसर किसने दिया। और अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनका भी भला हो। आपका भला तो हो ही रहा है, आप देख रहे हैं आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी से चल रही है, तो ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के गठन संबंधित विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ? तो ये लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ? 25 जुलाई सन 2000 को, 6 जुलाई 2000 को, 9 अगस्त 2000 को। ऑप्शन डी देख लेते हैं, ऑप्शन डी क्या कहते हैं? 31 अगस्त सन 2000 को। तो ये लोकसभा में कब लाया है? क्योंकि कोई भी विधेयक रहता है वो पहले जैसे किसी भी एक सदन में लाना जरूरी, तो लोकसभा में प्रस्तुत होगा, फिर वो वहां से पारित हो जाएगा तो राज्यसभा में प्रस्तुत हो, फिर वहां से पारित हो जाएगा तो वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, क्योंकि संसद के 3 अंग कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ छत्तीसगढ़ गठन संबंधित विधेयक? तो वो प्रस्तुत हुआ 25 जुलाई सन 2000 को। अब यहाँ प्रस्तुत तो हो गया 25 जुलाई 2000 को, तो उसी दिन पारित हो गया क्या? नहीं, उस दिन पारित नहीं हुआ, ये पारित हुआ 31 जुलाई सन 2000 को। ठीक है, लाए 25 जुलाई को, एक पारित हुआ 31 जुलाई को। ये लोकसभा वाली बात हो गई। अब राज्यसभा, राज्यसभा में कब लाए? तो राज्यसभा में लाए 3 अगस्त सन 2000 को, फिर यहाँ से पारित हुआ ये 9 अगस्त सन 2000 को। अब लोकसभा में आ गया, राज्यसभा में आ गया, फिर राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक ये विधेयक बनेगा, मतलब ये विधेयक अधिनियम बनेगा क्या? नहीं। तो राष्ट्रपति द्वारा साइन कब किया गया? तो उनके द्वारा साइन किया गया 28 अगस्त सन 2000 को। ठीक है, और आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस टाइम हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन थे। ये आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि साइन तो चलो राष्ट्रपति ने किया, ये मैंने बता दिया है, तो कौन से राष्ट्रपति ने साइन किया ये आप लोग बताएंगे। बाकी मैं बता देती हूँ कि उस टाइम मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, और हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। राष्ट्रपति का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और नेक्स्ट सेशन में मैं उसका सही आंसर बता दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।